ती है एक परफेक्ट शुरुआत और LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते 7 साल से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और इन 7 सालों में लगातार यह बात हो रही है कि दरअसल विपक्ष इस सरकार से या बीजेपी से या एनडीए से लड़ नहीं पा रहा है। विपक्ष की एकता की बात कई बार उठी। हालांकि विपक्ष जो है, विपक्ष में कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, लेकिन बार बार बात होती रही है कि विपक्ष को एक करने की जरूरत है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसके बाद जो है उस वक्त का जो विपक्ष था वो सत्ता में आया था, तो फिर सत्ता में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी और यूपीए की सरकार बनी थी। एनडीए के मुकाबले में यूपीए को बनाया गया और यूपीए में कांग्रेस का नेतृत्व सभी पार्टियों ने स्वीकार किया था और तमाम जो छोटे छोटे दल थे वो यूपीए में शामिल हो गए थे और 10 साल तक देश में यूपीए की सरकार रही थी। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में ऐलान कर दिया कि यूपीए खत्म, यानी यूपीए नाम की अब कोई चीज नहीं है। उन्होंने यूपीए का भी खेला कर दिया और विपक्ष का भी खेला कर दिया। जी हां, ममता बनर्जी खेला करने के लिए जानी जाती हैं। उनके तमाम कार्यकर्ता, वो खुद भी और उनके जो तमाम नेता हैं वो खेला होबे के नारा लगाते हैं और खेला होबे का नारा लगाकर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हरा दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो खुद विपक्ष की सबसे बड़ी नेता शायद बनना चाहती हैं और इसीलिए आज उन्होंने यूपीए का खेला कर दिया, विपक्ष का खेला कर दिया। ममता बनर्जी 3 दिन के लिए जब मुंबई पहुंची हैं तो उन्होंने वहां पर आज शरद पवार से मुलाकात की और शरद पवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने सीधा सीधा राहुल गांधी पर भी राजनीतिक वार किए। इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या इसके मायने ये हैं कि यूपीए अब बिल्कुल खत्म हो चुका है? क्या इसके मायने ये हैं कि विपक्ष में एक नई धुरी ममता बनने जा रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके इर्द गिर्द तमाम पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो? क्या इसके मायने ये हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर, उनकी नेतृत्व क्षमता पर अब ममता बनर्जी सहित विपक्ष के कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं? और इसके मायने ये भी है, क्या कांग्रेस के अंदर एक अनिर्णय की स्थिति है जिससे विपक्ष की अन्य पार्टियां जो हैं उनके सब्र का बांध टूटने लगा है? ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं जो आज देश के सामने हैं। ममता बनर्जी के आज के बयान के बाद इस देश में ये सवाल बार बार उठ रहे हैं और लगातार लोग इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दो टूक में आज हम यही करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए इस मसले पर मेरी रिपोर्ट देख लीजिए। यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व में जिस यूपीए ने 10 साल तक देश पर शासन किया, जिस यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थीं, आज ममता बनर्जी ने एक ही झटके में उसी यूपीए के खात्मे का ऐलान कर दिया। एक बार फिर सुनिए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी तो कभी यूपीए का हिस्सा रही ही नहीं, फिर भला वो कौन होती हैं यूपीए के खात्मे का ऐलान करने वाली? बात ठीक है, पर मुंबई में ममता ने जब यह ऐलान किया तो उनके बगल में यूपीए के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता शरद पवार खड़े हुए थे। इतना ही नहीं, अब तक कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही ममता ने आज राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर बड़ा हमला किया और कहा कि जब कोई देश में रहेगा ही नहीं, जमीन पर उतरेगा ही नहीं, तो लड़ेगा कैसे? राहुल गांधी पर ममता के इस हमले के बाद टीएमसी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। टीएमसी के नेता शाकिर अली ने कहा कि जून में जब ममता दिल्ली आई थी तो उन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर साफ कहा था कि भाजपा से लड़ने के लिए यूपीए को नया रंग दें, उसे मजबूत बनाएं, पर सोनिया गांधी को राहुल से आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। इससे पहले ममता बनर्जी जब इसी महीने दिल्ली आई थी तब वो सोनिया गांधी से मिले बिना ही लौट गईं
और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो ममता ने कहा ये संविधान में थोड़े ही लिखा है कि मुझे हमेशा उनसे मिलना ही है। साफ है कि कांग्रेस राहुल गांधी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और गैर कांग्रेसी विपक्ष में राहुल गांधी और उनकी राजनीतिक काबिलियत को लेकर बेचैनी लगातार बढ़ रही है और गैर कांग्रेसी विपक्ष में कई नेता कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये आपने देखी रिपोर्ट और इसी के आसपास इसी मुद्दे पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और दो टूक में मेरा आज का दो टूक सवाल आपके सामने है। मेरा आज का दो टूक का सवाल, पहले तोड़े कांग्रेस के नेता अब राहुल पर ममता का वार, क्यों यूपीए हो गया बेकार? जी हां, पहले तोड़े कांग्रेस के नेता अब राहुल पर ममता का वार, क्यों यूपीए हो गया बेकार? ये मेरा आज का सवाल है और इस सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। इसके अलावा मेरे साथ गुरदीप सप्पल जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुरदीप सप्पल जी, और साथ साथ मेरे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ स्क्रीन पर उनको देखने का, अगर मेरे प्रोड्यूसर उनको दिखा देंगे तो। दो मेहमानों का मैंने जिक्र किया और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मेरे साथ किशोर तिवारी जी शिवसेना के नेता भी जुड़ रहे हैं और साथ साथ इस चर्चा में, जी हाँ देखिए, तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप सप्पल जी, नमस्कार सप्पल जी, और आरपी सिंह जी, नमस्कार आरपी सिंह जी। किशोर तिवारी जी, हमेशा मुस्कुराते हुए, नमस्ते किशोर तिवारी जी। और मेरे साथ जल्द ही अपरूपा पोद्दार जी जो कि टीएमसी की सांसद हैं, वो भी जल्द ही जुड़ेंगी। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत मैं गुरदीप सप्पल जी आपसे कर देता हूं। सप्पल जी, ममता जी ने तो यूपीए का ही खेला कर दिया आज। आपने अपनी कहानी में खुद ही कह दिया कि ममता जी यूपीए में थी नहीं। जब यूपीए में थी नहीं तो वो कौन होती हैं, आप ही के शब्द यूज कर रहा हूं, वो कौन होती हैं ये कहने के लिए यूपीए खत्म हो गया। और जहां खड़े होकर उन्होंने बोला, जहां आज शाम को खड़े हुए, वहां पे तो कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी की सरकार है। क्या वो सरकार टूट गई शाम को? क्या हम सब अलग हो गए? वहां पे सारी पार्टियां अलग हो गई। और ये कहना कि शरद पवार जी के साथ खड़े होकर उन्होंने बयान दिया, इसकी सिग्निफिकेंस है। तो देखिए, ममता जी के मामले में ऐसी कोई सिग्निफिकेंस होती नहीं है। मैं आपको याद दिलाऊं, 2012 में, और मैं वहां मौजूद था, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और मुलायम सिंह ऐसे ही एक मीटिंग करके बाहर आए थे और बाहर आके ममता जी ने कहा नहीं, प्रणब मुखर्जी नहीं होंगे, हमारा नाम मनमोहन सिंह जी है या एपीजे अब्दुल कलाम है। उसके बाद क्या हुआ? मुलायम सिंह जी जाके कहा कि जी नहीं, मैं प्रणब मुखर्जी साहब का नाम प्रपोज करता हूं। तो ममता जी के साथ ये होता है, जब वो कुछ बोलती हैं, अतिरेक में बोल जाती हैं, और जो सीनियर मैच्योर लीडर होते हैं वो बीच में इंटरवीन नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है कि इस सब के बाद वहां की सरकार स्थिर है, कांग्रेस पार्टी वहां पे सत्ता में है, शिवसेना और एनसीपी के साथ है, कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में डीएमके के साथ है, कांग्रेस पार्टी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। यही सब तो यूपी के घटक थे, जिनमें से कोई सरकार आज शाम को हिल गई ममता जी के कहने के बाद। सप्पल जी, ऐसा तो नहीं है। आपने दो महत्वपूर्ण बात की। आपने एक तरह से इशारे में कह दिया कि भाई ममता बनर्जी इस तरह के बयान दे देती हैं जिनके कोई मायने भी नहीं होते, क्योंकि वो कई बार अपनी बातों से पलट जाती है, अतिरेक में कह देती हैं वो कई बार। मैंने ये नहीं बोला मायने नहीं होते, अति उत्साह में कह जाती हैं। मैंने कहा अतिरेक, मायने नहीं होते। मैं अतिरेक ही कह रहा हूं, मैंने भी अतिरेक शब्द का इस्तेमाल किया कि अतिरेक में कह जाती हैं, अति उत्साह में कह जाती हैं, जिनका कोई मायने नहीं होता। ऐसी बातें, मतलब उसका टोटल मायने, आपने नहीं कहा कि उसका कोई मायने नहीं होता, लेकिन जब आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति अतिरेक में, अति उत्साह में कह जाता है, तो उसका मायने यही होता है कि इसके कोई मायने नहीं होते, वो तो कहते रहते हैं। चलिए ठीक है। दूसरी बात आपने जो कही, ये बात ठीक है, मैंने भी अपनी स्टोरी में कहा और आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी तरह से खबरों का विश्लेषण करते हैं ना। कई लोग तो ये भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि दरअसल शरद पवार जी जो कहना चाहते थे वो उन्होंने ममता जी के मुंह से कहलवाया। बहरहाल मैं इस मुद्दे पर आऊं, इस बीच अपरूपा जी, एक मिनट आता हूं सप्पल जी, एक मिनट में मैं कह दूं। अच्छा चलिए। पवार जी के जो प्रवक्ता है, और आजकल तो काफी हिट हो रखे हैं प्रवक्ता, नवाब मलिक साहब, उनका आज स्टेटमेंट आ गया शरद पवार जी के हवाले से। बिल्कुल आ गया। नहीं, वो उनका कल ही स्टेटमेंट आ गया था। कांग्रेस के बिना कोई यूनाइटेड अपोजिशन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो उनका कल ही स्टेटमेंट आ गया था सर, वो उनका स्टेटमेंट कल का ही है। और ये भी कहा कि शरद पवार जी ने कई बार खुद इस बात को क्लैरिफाई किया है। तो मुझे लगता है कि मायने ढूंढने के बजाय जो कहा जा रहा है वो हकीकत है, और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वहां स्थिर सरकार है।
ठीक है, वह सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा। सरकार तो जाहिर तौर पर अस्थिर है, सरकार के ऊपर एक बयान से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो तो सभी जानते हैं कि एक बयान ममता जी ने मुंबई में जाके देंगी तो उससे वहां की सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल अपरूपा जी मेरे साथ जुड़ गई। नमस्कार अपरूपा जी। अपरूपा जी, सपल जी कह रहे हैं भाई ममता जी तो अति उत्साह में, अतिरेक में आके कई बातें कह देती हैं। पहले भी उन्होंने एक दो घटनाएं गिनवाई, जब तक आप जुड़ी रही थी वो कहीं उन्होंने इस तरह का बयान दिया, लेकिन असल में कुछ उसके कोई मायने थे नहीं, वो हुआ भी नहीं, मतलब उस बात से वो पलट गई थी। क्या कहेंगी आप? देखिए, कपिल जी जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ममता दीदी जो है, ममता दीदी का तो लाइफ संघर्ष है, ये मैंने कल भी आपके चैनल में कहा। लेकिन जहां कांग्रेस के खुद के प्रधानमंत्री कहते थे कि सेंट्रल से पैसा जा रहा है, वहां स्टेट में पहुंचते पहुंचते 10 पैसा भी नहीं पहुंचते। तो कांग्रेस ये चीज स्वीकार कर चुके हैं आज कांग्रेस के पास, लेकिन उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था इस चीज को स्टॉप करने का। और आस्ते आस्ते जो है कांग्रेस खोखले होते जा रहे हैं। देखिए उनके कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस की पॉलिसीज ठीक नहीं लग रहा है, उनके हर दल में स्विच कर रहे हैं। हो सकता है लीडरशिप की कमी हो, ये उनकी आपसी मामला है। लेकिन जहां ममता बनर्जी का बात आता है, बंगाल का जनता तो ममता बनर्जी को चाहता है। और बंगाल में आज तक बंगाल के इतिहास में कांग्रेस के एक भी नहीं एमएलए, आप सोचिए कि कांग्रेस कहां तक पहुंच गए, क्योंकि कांग्रेस बंगाल में सीपीएम से दोस्ती करेंगे और केरल में, त्रिपुरा में सीपीएम से कुश्ती लड़ेंगे। तो कांग्रेस का जो पॉलिसी है, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं कुश्ती लड़ रहे हैं, कहीं दोस्ती कर रहे हैं। और ममता बनर्जी का जहां बात आता है, ममता बनर्जी पब्लिक के पास कमिटेड है और कुछ कमिटमेंट करती है। एक राजनेता में जो चीज होना चाहिए वो चीज है। देखिए बहुत आरोप प्रत्यारोप ये पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन पब्लिक क्या चीज लेती है ये सबसे बड़ा बात है। और आरोप प्रत्यारोप के बाद भी ममता बनर्जी को ये ह्यूज मैंडेट मिला है 2021 में, ये बहुत बड़ा बात है। नहीं ठीक है, पर अपरूपा जी इस तरह की जो बात आप कह रही हैं, राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो तो टीएमसी के ऊपर भी सवाल बहुत सारे उठाए जा सकते हैं। आप लोग कई बार जो है, आप एनडीए में भी रही, कई बार आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया, कई बार किसी और पार्टी से हाथ मिलाया। तो इस तरह के गठबंधन तो आजकल राजनीति में बड़े आम हो गए हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ, आज इस पाले में कल उस पाले में, वो आपने भी किया है। देखिए गठबंधन जो था, हाँ। वो हमारे सीनियर नेतृत्व लोग एक मीटिंग करके किए। ये नहीं कि हमारे बंगाल राज्य में कुछ गठबंधन और केरल में कुछ गठबंधन, ये तृणमूल का कभी नहीं। हम लोग हर स्टेट में, अभी जैसे त्रिपुरा जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, आने वाले दिन में गुजरात भी जाएंगे, गोवा गए हैं, गोवा में भी हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम लोगों का डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टीएमसी आइडियोलॉजी नहीं है, एक ही आइडियोलॉजी है। लेकिन कांग्रेस के डिफरेंट प्रदेश में लग रहा है डिफरेंट आइडियोलॉजी। तो केरल में कुछ और फॉर्मूला, बंगाल में कुछ और फॉर्मूला, त्रिपुरा में कुछ और फॉर्मूला। एक्चुअली कांग्रेस के पास अभी नेताओं की कमी है और वो लोग राहुल गांधी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो सीनियर नेतृत्व राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये एकदम साफ बात है। ये चीज जो है पब्लिक भी समझ गए हैं। ठीक है कि अब इन लोगों से नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि उनके पास पोजीशन नहीं है। ठीक है अप्रूपा जी आपसे, हाँ एक मिनट सपल जी, अप्रूपा जी सुनिए, अप्रूपा जी आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, जो माइक है उसको थोड़ा सा अपने पास रखिएगा। हम आपको सुन तो पा रहे हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपके माइक में थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस है, उसके कारण दर्शक शायद बहुत सारी चीजें आपकी शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। हालांकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और जो आपने कहा, आपने विचारधारा की, कांग्रेस की बात पर सवाल उठाया, साथ साथ आपने कहा नेताओं की कमी है, कांग्रेस खोखली होती जा रही है। आपने ये भी कहा कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेता है लेकिन उनको जो है आगे नहीं ला, ये जनता समझ रही है। ठीक है ये सारी बातें, लेकिन मैं सपल जी आपको मौका दूंगा रिवर्ट करने का, लेकिन उससे पहले मैं आरपी सिंह जी को, जो आरपी सिंह जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अप्रूपा जी जो है बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, और कई किसी कांग्रेस के नेता को मैं सुन भी रहा था, वो कह रहे थे कि भाई ये इनके बीच जो है अंदर खाने कोई साठगांठ चल रही है। अशोक जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के सपल जी को और
टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था। ये एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा फोटोग्राफ है 2019 की कांग्रेस की वहाँ की बंगाल की पिक्चर है, कलकत्ता की। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ममता बनर्जी भी हैं, इसमें आपको भेज रहा हूँ आपके लिए आप ठीक है। इसमें ममता बनर्जी भी हैं, इसमें खड़गे साहब भी हैं, इसमें लेफ्ट वाले सब है, सबके सब खड़े और कलकत्ता के अंदर खड़े और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर ऊपर हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुद्दा तब क्या था, मोदी जी को कैसे हटाना है। आज भी मुद्दा क्या है, मुद्दे मतलब इनके पास कोई अपना विषय नहीं कि हम क्या विषय लेकर जाएंगे समाज के सामने, वो नहीं है। मोदी जी को कैसे हटाना है। ठीक। अब वहां पे अभी सपा साहब कह रहे थे कि शरद पवार साहब ने कौन सी कोई सरकार गिरा दी। अरे भाई ये जो कवायद हो रही है 2000 कोई आज की थोड़ा 21 के लिए थोड़ा हो रही है, ये 2024 की कवायद हो रही है, 2022 की कवायद नहीं हो रही, 2024 की कवायद हो रही है। वो जब 2024 आएगा तब कहा जाएंगे शरद पवार जी, जब देखेंगे तब बताना कि शरद पवार जी ने क्यों नहीं जवाब दिया इस बात का। और मेरा टीएमसी के प्रवक्ता साहब से मेरा निवेदन है कि आप कह रही कि ममता दीदी बहुत बढ़िया काम कर रही है और ममता दीदी अपना खुद का चुनाव जीत नहीं पाई। ममता दीदी द्वारा लड़ना पड़ा चुनाव जीतने के लिए, उनको द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद द्वारा अपना जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। तो दिखता है जमीन कहाँ है कहाँ नहीं है, और जब जैसी जरूरत होती है वैसा ही काम करते हैं। आज दूसरी बात पर ममता जी उसके बाद जब उपचुनाव में तो उसमें तो वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीती भी ना। जी मुख्यमंत्री जब चुनाव लड़ेगा, तो रिकॉर्ड मार्जिन से ना जीतता फिर मुख्यमंत्री रहने का काबिल नहीं है वो तो। मुख्यमंत्री रहकर चुनाव लड़ी ना जी। ठीक है। जब मुख्यमंत्री एक मिनट, जब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री तब क्या हुआ, और जब वो मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने का एक अलग मामला रहता है, सबको पता है देश में। तो विषय वो नहीं है, विषय है कि ये सबके सब इस प्रकार के लोग हैं जो मतलब मुझे कहते हुए माफी चाहूंगा, अन्यथा मत लेना, खासकर सफल जी और मेरी बाकी जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये क्या सब भांति भांति के लोग एक जब नीचे बुझार आता है पेड़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें फिर मैं माफी कह रहा हूँ, सांप नेवला कछुआ सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा, पार्टी को नहीं कह रहा, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैं कोई मेरे को बात पकड़ने के सिंह साहब ने कैसी बात कह दी आपके प्रति, बिल्कुल नहीं। आपका मैं सबका बहुत आदर करता हूँ। सफल साहब से बहुत पुराना मेरा संबंध भी और प्यार भी है। तो इसलिए मेरा रत्तीभर निजी कुछ नहीं ना पार्टी का, परंतु ये सबका सब नीचे दिखता है कि मोदी जी की लहर है, देश मोदी जी के साथ चलने को तैयार है। तो सब इकट्ठे हो जाते हैं जब जरूरत होती है। जब कोई एक स्टेट जीत लेता है तो लगता है हम बड़े हो गए। अब केजरीवाल जी को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गोवा में अब अच्छा मजेदार बात होगी, गोवा में केजरीवाल साहब ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, सही होगा ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एक तरह कहते नहीं हम तो ममता दीदी के साथ हैं। ठीक है, तो ये क्या कि जैसी जिसकी जरूरत हो वैसा वैसा मामला है। मूलतः ये है कि हमने मोदी जी का विरोध करना है। तो भाई ठीक है, विपक्ष का काम है कि अगर आपकी सरकार है, मोदी जी मजबूत है, तो विपक्ष का काम है उसको हराना, उसके लिए गठबंधन बनाए कुछ। हाँ, तो स्वागत करेंगे, नीतियों के साथ करें, कुछ नीतियां अपनी दें, उसके साथ करें, सब लगती बात। ठीक है सफल जी, ठीक है। सिंह साहब अभी आपने बड़े प्यार से जो है सांप और बिच्छू की बात कर दी और आपने कहा सफल, आपने मैं समझ गया उदाहरण, मैं कह रहा हूं, मैं मान गया आपके, लेकिन आपने ये भी कहा ना कि सफल साहब से बड़ा प्यार है, तो मैं सोच रहा हूं प्यार में आप ऐसे उदाहरण देते, अगर प्यार ना होता तो आप किस तरह के उदाहरण देते। बहरहाल आपने उदाहरण दिया, ठीक है, वो आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ, आपने उदाहरण के तौर पर ये बात कही। अपूर्वा जी रुकिएगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि जैसी किसी उदाहरण पे एक शेर सुना दूं। अच्छा चलिए कि आरपी सिंह जी, हुए तुम दोस्त जिसके तो दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मैं वही कह रहा हूं, किसी का नाम आता है, किसी नेता का नाम आता है, राहुल जी का नाम आएगा तो सफल जी रिएक्ट करना चाहेंगे, अभी ममता जी का नाम आया तो अपूर्वा जी रिएक्ट, मैं सबको मौका दूंगा। मैंने माफी के साथ कहा जी, तो माफी मांगकर कहा सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक मिनट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि सबको मैं पूरा मौका दूंगा। अपूर्वा जी आऊंगा क्योंकि किशोर तिवारी जी इंतजार कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले तक और शायद आज भी शायद बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि भाई उद्धव ठाकरे जो हैं वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो धुरी हो सकते हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि कोई भी किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति जो है, कोई नेता चुनाव जीतता है तो उसको लगता है कि अगला प्रधानमंत्री वही है। केजरीवाल जी को पहले ये लगता था कि वो दिल्ली जीत के बाद उनको लगता था कि अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो उन्होंने उछल कूद शुरू कर दी। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में कोई जीत जाए, इससे पहले हमने देखा था मायावती जब जीती थी उनको लगा था कि वो होनी चाहिए प्रधानमंत्री। उसके बाद जब अखिलेश जीते तो अखिलेश को लगा वो होने चाहिए प्रधानमंत्री। तो जो भी जीतता है विपक्ष में उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो धुरी होनी चाहिए। तो उद्धव जी भी इस लाइन में है क्या?
नहीं, ये देखो मैं एक बता देता हूं आपको। मेरी आवाज आ रही है बराबर? जी जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, ये विषय कब चालू हुआ कि यूपीए के सांसद से ज्यादा गैर यूपीए के विपक्ष के सांसद ज्यादा हो गए। आप समझ लीजिए, अभी आप साउथ से चालू करेंगे तो आप पहले तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, आंध्रा, बाद में इधर उड़ीसा ले लो और महाराष्ट्र ले लो और सब तरफ ले लो। ये सब चीजों से क्या होता है कि तो मुझे आवाज आ रही है तो जी 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 मैं बोलिए जी 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 मैं बात कर लेता हूं। तो अब कैसा है कि जिस प्रकार का जनाधार उनको मिला है और जिस प्रकार की बीजेपी ने बंगाल का चुनाव में प्रतिष्ठा लगा दी थी, उसके बाद एक बहुत ही पर्याय बोलकर ममता बनर्जी आई है। और देखिए, ऐसे प्रांत जहां टीएमसी का प्रभाव नहीं है, वहां के भी लोक नेता उनके पार्टी में मिल रहे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं कि जब यूपीए से ज्यादा विपक्ष की पार्टियां, रीजनल पार्टियों के ज्यादा सांसद है तो उनको भी साथ में लेना है। लेकिन एक बात मैं शिवसेना का नेता होते हुए दो बातें तो क्लियर कर देता हूं। एक बात कि ममता बनर्जी पर्याय खड़ा कर रही है, उसमें हम उनके साथ है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूं कि कांग्रेस ये राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टी है जो पर्याय बन के आने के सक्षम है। तो कांग्रेस को दरकिनार करके या कांग्रेस को छोड़कर कोई पर्याय आ सकता है, ये भी शिवसेना समझ नहीं सकती। किशोर जी, ये तो आपकी मजबूरी है ना। अगर आप टीएमसी के साथ बताओ, आप कांग्रेस को छोड़ देंगे तो आपकी तो सरकार गिर जाएगी। टीएमसी तो आपकी सरकार वहां बनवा नहीं सकती। ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको कहना पड़ेगा हाँ जी ममता जी का भी स्वागत है, हम उनका आप वो भी आए, लेकिन कांग्रेस के बिना कुछ गुजारा नहीं हो सकता। वो तो आपकी सरकार चल ही नहीं सकती। मेरी राजस्थान लो, छत्तीसगढ़ लो, मध्य प्रदेश लो और इतना क्या गुजरात ले लो, यहाँ पे कांग्रेस अपनी सरकार बना चुकी थी, ठीक है। और गोवा में भी वही हुआ था। तो कांग्रेस यह दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। बंगाल में ऐसा हुआ कि नेतृत्व में कांग्रेस ही टीएमसी से भिड़ गई थी, जबकि कांग्रेस ने छोड़ देना था वो। वैसे ही ने बंगाल में भी वही किया। अभी कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में भी एसपी को मार्गनाइज करेगी तो कांग्रेस ही कहीं सप्पल साहब बीजेपी की बी पार्टी तो नहीं बन गई। तो हमें लार्जर पर्सपेक्टिव पे ममता जी के साथ ही, जैसे शरद पवार जी भी सीनियर है, ममता जी भी सीनियर है, ये सब लोग लिख के बीजेपी को 24 में सत्ता से दूर करने के लिए कुछ ज्यादा तो करना नहीं है। 303 है तो उनके 40-50 तो हम ही कर देंगे महाराष्ट्र में कम। और अभी अखिलेश 50-60 कम कर दे रहे। तो इनका आसपास जाना तय है। हमारे झगड़े कम हो, इतनी इच्छा है। आपका कॉन्फिडेंस गजब का है सर, आपका कॉन्फिडेंस गजब का है सर। चलिए उसके लिए आपको बधाई दे देता हूं। आपका लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है जो आप सोच रहे हैं। बड़ा ठीक है, आपकी बात मैं उससे नहीं, अरे मेरे बाल ऐसे नहीं गए, मेरे बाल ऐसे ही नहीं गए। और सुनिए मैं आपके नहीं, सुनिए एक मिनट किशोर जी, मैं किसी के पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। आपके बाल कैसे गए मैं इसमें कतई इस पर चर्चा, क्योंकि मैं ये पर्सनल हो जाएगा बहुत। आपकी बहुत सारी पर्सनल चीजें यहां पर सार्वजनिक हो सकती हैं कि आपके बाल कैसे गए, इसलिए उस पर चर्चा छोड़ दीजिए। आज हम फिलहाल यूपीए पर, विपक्ष पर और ममता दीदी ने मुंबई में जो कुछ कहा, मैं उसी पर चर्चा पे रहना चाहता हूं। एक छोटा सा एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, उसके बाद अपरूपा जी रिएक्ट करना चाह रही थी और अपरूपा जी ने जो कुछ बड़ी बातें कांग्रेस को लेकर कही, सप्पल जी उस पर रिएक्ट करना चाहते थे। मैं आऊंगा लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS YOLO to 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। 9 to 5 जॉब, अरे
5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में आज हम कर रहे हैं बात, विपक्ष की बात कर रहे हैं, यूपीए की बात कर रहे हैं। आज ममता दीदी ने मुंबई में यूपीए का खेला कर दिया। उन्होंने कहा यूपीए तो कुछ है ही नहीं। हालांकि उस वक्त जो है जब वो कह रही थी तो उनके साथ यूपीए के कद्दावर नेता शरद पवार साथ खड़े थे, लेकिन साथ साथ ये भी तथ्य है कि वो कभी यूपीए का हिस्सा नहीं रही। लेकिन ये भी तथ्य है कि बीते कई समय से, पिछले करीब 2 महीने से लगातार ममता दीदी कांग्रेस के घर में सेंध लगा रही हैं और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को वो टीएमसी में शामिल कर चुकी हैं, करवा चुकी हैं। और उसको देखकर साफ लगता है कि ममता दीदी बंगाल का चुनाव जीतने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर चाह रही हैं कि वो एक नेशनल लीडर की तरह से और बीजेपी के विकल्प के तौर पर उभरें और कांग्रेस जैसी पार्टियों को पीछे रख दे और खुद को असली कांग्रेस साबित करे। यही सब चल रहा है, इसी सब पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी से, गुरदीप सप्पल मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और साथ साथ मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, शिवसेना के नेता हैं, अपरूपा पोद्दार जी टीएमसी के नेता हैं। मैं समझ जी जल्दी से चलिए हाँ ठीक। आपने कहा कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी का रुख बदल गया। अरे बंगाल में चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस ने बड़ी मदद की उनको वहां पर। आखिरी 3 फेसेस की जानकारी ले लीजिए, सब अखबार वहां के बंगाल का अखबार उठा रही, सब जानकारी दे देंगे आपको कि कैसे कांग्रेस ने पूरी मदद की कि वो आखिरी 3 फेसेस में जीते। नहीं, आपने जो कहा वो मेरा एक बिंदु था और मैं इस बिंदु को उठाने ही वाला हूं, क्योंकि कांग्रेस ने क्या ममता दीदी को वॉकओवर देकर बंगाल में गलती कर दी है? ये सवाल सप्पल साहब से होगा, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर अधीर रंजन चौधरी लगातार कहते थे कि टीएमसी से फाइट करने की जरूरत है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी को दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी नहीं मिली। वो अपरूपा जी बोलिए, आपको तो कांग्रेस ने इतनी मदद करी है और आप कांग्रेस के घर में सेंध लगा रही हैं, कांग्रेस के घर में तोड़फोड़ कर रही हैं लगातार। देखिए, सबसे पहला बात मैं सिंह जी का जवाब देना चाहूंगी। ममता बनर्जी इलेक्शन हारी नहीं है, वो एक ऐसी नेत्री है जिन्होंने 2 जगह से इलेक्शन नहीं लड़ा, इतना के अंदर है। और जो है बहुत सारे इस देश में नेता जिनको श्योर नहीं कि वो सिर्फ जीतेंगे कि नहीं, बहुत सारे पार्टी से दोनों जगह से खड़े होते। ममता बनर्जी वहां भी जीते नंदीग्राम में। अगर रिकाउंटिंग होता है कि केस में, कोर्ट में केस है, अगर रिकाउंटिंग होता है ममता बनर्जी जीतेगी। किस तरह लोड शेडिंग करके, लाइट ऑफ करके क्या धांधली हुआ है ये सब जानते हैं। इसीलिए जो है ये बात तो सिंह जी रेक्टिफाई करे, ये उनके पास सही तथ्य नहीं है। दूसरी बात, जब सिंह जी कहे थे मैंने नहीं रोका, आप मेरा बात को ठीक से बोलने दीजिए। दूसरी बात है कि बंगाल में हुलिगिज्म की अब जो बात आप लोग कह रहे हैं, अरे सिंह जी कम से कम आप थोड़ा तो शर्म कीजिए। जो बॉर्डर पर किसान लोग जो आंदोलन कर रहे थे, जो किसान लोग मारे गए। कहाँ चली गई आप अपरूपा जी? उन्होंने हुलिगिज्म की बात नहीं हुई, हुलिगिज्म की बात नहीं हुई अपरूपा जी, हुलिगिज्म की बात नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कांग्रेस ने आपकी मदद करी। बंगाल में ममता बनर्जी को अकेले जनता ने वोट देकर जीता है और कांग्रेस खुद अपने स्ट्रेटेजी पे नहीं सही थे बोलकर पब्लिक उन लोगों पर भरोसा नहीं किए कि पब्लिक कैसे उन कांग्रेसी को वोट करेंगे जिन कांग्रेस के नेताओं ने सीपीएम का हाथ मांग के द्वारा उन लोगों को मारा गया। उसी सीपीएम को कैसे वोट करेंगे कांग्रेसी लोग? ये जो पब्लिक थे, तो पब्लिक ने वोट अपने और ममता बनर्जी के विकास के ओर ये किया। और जो इस तरह का बात उठ रहा है कि नहीं मोदी जी का विकास हुआ है,
आप बताइए, मोदी जी का अगर विकास अगर हुआ होता तो जो बीजेपी शासित राज्य है सिर्फ वहां पर फर्स्ट डोज वैक्सीन 100%, सेकंड डोज वैक्सीन 80%। विकास की बात किसी ने उठाई नहीं है अपूर्वा जी, किसने कितना विकास किया ये किसी ने उठाया नहीं है। अभी सब राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, होलिज्म की भी बात नहीं आई थी, लेकिन आपने अच्छा चलिए आपने उसका जवाब दे दिया, उन्होंने कहा चलिए आपने जवाब दे दिया, लेकिन मैं सपल जी आपकी स्ट्रैटेजी गलत रही, वो कह रही हैं आपके नेता जो है, क्योंकि कांग्रेस अंदर से खोखली हो गई है, ये अपूर्वा जी कह रही हैं। और अभी उन्होंने एक बड़ी बात जो कही, उन्होंने ये कहा कि दरअसल आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, जो सीपीएम, और इसमें कोई दो राय नहीं, सीपीएम के लोग जब सत्ता में थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लगातार वहां हत्याएं हो रही थी और आप उसी सीपीएम से आपने हाथ मिला लिया, तो आपकी स्ट्रैटेजी गलत हुई और टीएमसी साफ कह रही है आप लड़ना ही नहीं चाहते। अब भी हत्या हो रही है, अब भी हो रही है, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। ठीक है जी। अशोक जी, मैं इंटरवीन करना चाह रहा था, आपने कहा बाद में रिएक्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, आप अपूर्वा जी की बात का, तो पहले मैं उसका कर दूं फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ, अपूर्वा जी ने कहा कि ममता जी कभी अपनी बात को बदलती नहीं है। मैं 2 इंस्टेंस अपूर्वा जी को बता दूं, उन्हीं की सांसद हैं। एक जमाने में ममता जी क्लियर कहती थी कि बीजेपी इज आवर नेचुरल एलाई, उसके बाद वो बीजेपी के खिलाफ हुई और आज वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन ये कहना कि उन्होंने विचार नहीं बदले, मैं इसको नहीं मानता। फिर अभी 20 अगस्त को सारे विपक्षी दलों की बैठक हुई थी सोनिया जी के घर पे, उसमें ममता जी भी थी। 20 अगस्त की मीटिंग के अंदर और बाद में जो उनका बयान था वो क्या था कि हमको अपने सारे इंटरनल डिफरेंसेस भूल जाने चाहिए, पर्सनल एम्बिशन भूल जाने चाहिए और इस गवर्नमेंट को हेड ऑन लेना चाहिए। ये 20 अगस्त की बात थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ 1 महीने के अंदर कि उनको हर जगह ये हो गया कि मुझे कांग्रेस को रिप्लेस करना है। केवल 2 घटनाएं पब्लिक डोमेन में हैं। एक ये है 20 अगस्त के बाद 6 सितंबर को ईडी की इंटरोगेशन हुई अभिषेक बनर्जी की, और 21 सितंबर को कोर्ट ने कोल स्कैम में उनको रिलीफ देने से मना कर दिया। अब ये डॉट्स मैं नहीं जोड़ूंगा, लेकिन ये एक और आज का भी कारण है। 3-4 दिन से लगातार ये बात चल रही थी अशोक जी कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस वो विपक्ष को इकट्ठा करेगी, वो मल्लिकार्जुन साहब की मीटिंग में नहीं जाएगी जो नेता विपक्ष है, और वो कल आए भी नहीं थे, कल नहीं आए थे वो, जब उनके सांसद सस्पेंड हुए तब भी वो नहीं आए थे। लेकिन उस मीटिंग खत्म होने के बाद जिसका उन्होंने बाइकआउट किया था, उसके आधे घंटे बाद जब प्रदर्शन हुआ गांधी जी की मूर्ति पे, तो अचानक इनको रियलाइज हुआ कि हम तो अकेले पड़ गए, तो चुपचाप आ गए। और दूसरा जो घटना कल हुई, गोवा में उन्होंने शुरुआत की थी और कहा था कि हम गोवा में बहुत सीरियसली लड़ेंगे, और वहां पे उन्होंने पब्लिकली विजय सरदेसाई की पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ अलायंस की कोशिश की, और उनको ये भी बोला आप हम पे मर्ज हो जाइए। उन्होंने बड़ा कड़ा जवाब दिया था कि भाई हम रीजनल पार्टी है, हम आपके बंगाल की पार्टी के साथ मर्ज नहीं हो सकते। लेकिन कल गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने कांग्रेस के साथ विधिवत अलायंस की घोषणा कर दी। ये 2 झटके उनको इतने जबरदस्त लगे हैं कि आज ये बयान के रूप में वो नजर आया है। मेरा अपना मानना है कि ममता जी ने जीत हासिल की है, बीजेपी के खिलाफ हासिल की है, सम्मानीय नेता है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जीरो है। आज की तारीख में भी कांग्रेस पार्टी की 6 सरकारें हैं देश के अंदर, 3 गठबंधन की और 3 अपनी सरकार है। आज की तारीख में भी पिछले उपचुनाव में जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस मोदी जी अपने कार्यप्रणाली में लाए हैं, हिमाचल के अंदर 3rd पोजीशन पे बीजेपी गई, राजस्थान के अंदर 3rd गई, महाराष्ट्र में जीते, कर्नाटक में जीते। नहीं, सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी अगर कहीं नहीं है तो ये रिजल्ट्स नहीं आ सकते थे। सप्पल जी सुनिए, कांग्रेस सप्पल जी जितना हम समझ पा रहे हैं, और अपूर्वा जी ने भी ये बात शुरू में ही कही, जितना बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं, शायद कांग्रेस से ज्यादा जो ममता जी को जो तकलीफ है, या ममता जी को जो लग रहा है कांग्रेस से ज्यादा उनको लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर वो सवाल उठा रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं राहुल गांधी ज्यादातर समय रहते ही नहीं है, जमीन पे लड़ते ही नहीं है, और वो अभी अपूर्वा जी ने कहा कांग्रेस में बड़े वरिष्ठ नेता है लेकिन उनको नहीं आगे आने दिया जाता, और राहुल जी को और कांग्रेस के और टीएमसी के एक और नेता ने आज साफ तौर पर खुले तरीके से बोला कि टीएमसी चाहती थी, ममता जी चाहती थी कि कांग्रेस यूपीए को रिवैम्प करे, लेकिन सोनिया जी को राहुल जी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए अशोक जी,
कांग्रेस पार्टी में ना बीजेपी की तरह नहीं है कि जब भी जीते तो मोदी जी के सिर पे सहरा, जब भी हारे तो नड्डा जी के नाम पे या किसी के नाम पे कर दीजिए। लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो हुआ है पिछले दिनों में, लोकसभा चुनाव को छोड़िए, गुजरात चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, कर्नाटक चुनाव, गुजरात, राजस्थान चुनाव, ठीक है ना, पंजाब चुनाव उसके पहले, अभी भी आप किसी से बात कीजिए, पंजाब में, गोवा में और उत्तराखंड में अच्छी स्थिति में कांग्रेस है। तो ये बिना राहुल गांधी की स्वीकार्यता के तो नहीं हो रहा है। वो हमारी पार्टी के नेता हैं, मोदी जी से फ्रंट फुट पर लड़ते हैं। इतना तो ममता बनर्जी ने अभी कभी नहीं लड़ा, वो अपने इश्यूज पर लड़ी है, पर देश के इश्यूज पे एक ही व्यक्ति जो खुल के बिना डरे, ये तो एक ईडी रेट में डर गए लेकिन जो खुल के डर रहे हैं, अपूर्वा जी, ईडीआई और ममता जी डर गई। चप्पल जी कह रहे हैं डॉट कनेक्ट कर लीजिए, डॉट तो देश कनेक्ट कर सकता है कि ईडी की जो शुरू हुई इंक्वायरी, उसके बाद जो है ममता दीदी डर गई और उनके सुर बदल गए। आप डरते हैं? राहुल जी नहीं डरते, वो तो खुलकर लड़ रहे हैं। सब्बल जी, हम उनको मालूम नहीं है, हमारे लोकसभा के जो नेता है सुदीप दा को अंदर रखा गया, भुवनेश्वर में वो जेल में थे, तब भी तृणमूल नहीं झुके, और हमारे जीतने के बाद भी 4 एमएलएस को, उसमें से आज सुब्रतो मुखर्जी नहीं है इस दुनिया में, उनको भी जेल में रखा गया, उनको भी गैर कानूनी तरीके से अंदर रखा गया, तभी भी ममता बनर्जी नहीं बीजेपी के सामने झुके हैं। और आने वाले दिन में देश के हित में ममता बनर्जी जिस तरह हमेशा लड़े हैं, आने वाले दिन में भी देश के हित में, देश की जनता के हित में, आम जनता के हित में ममता बनर्जी लड़ेंगे। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के विरोध में अगर किसी ने सबसे पहले आवाज उठाए, कांग्रेस से पहले भी, वो ममता बनर्जी। चाहे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हो, तब भी वो विभिन्न राज्य में जाकर अपना बात को वहां पर रखा, चाहे फार्म लॉ के टाइम में भी उन्होंने अपना बात को रखा, चाहे परियायी श्रमिक के साथ गलत हो रहा है वो भी बात रखा। तो ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना तो चाहिए। पर आप उनके नेता तो तोड़ रही है ना, लगातार उनके नेता तोड़ रही है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको तोड़ लिया। सुष्मिता देव राहुल गांधी जी के बड़ी जो उनकी क्लोज नेता थी, उनकी एक तरह से कह सकते हैं किचन कैबिनेट का हिस्सा थी, उनको आपने तोड़ लिया। आप इस तरह से तोड़ेंगी तो विपक्ष कैसे? वो लोग क्या कहे कि ममता बनर्जी असली कांग्रेस है, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने क्या कहा जब छोड़े तो भाई ममता बनर्जी की असली कांग्रेस है। अब कांग्रेस के नेता लोग जब पीएम से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि असली कांग्रेस ममता बनर्जी है, तो उनका ये तो उनका कहना है ना, ये हम लोग नहीं कह रहे। ठीक है, असली कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने अपने एमएलएस को पकड़ के नहीं रखा, वहां पर ममता बनर्जी तो नहीं थे। ठीक है, आरपी सिंह जी, आपका मुकाबला किस कांग्रेस से होगा भाई? ये वो कह रही है असली कांग्रेस तो है, तृणमूल कांग्रेस है, पुरानी कांग्रेस जो है वो हम सब जानते हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी की कांग्रेस है। मुकाबला किससे होगा? आपने कहा 2024 की तैयारी है, सवाल है कि 2024 में मुकाबले में कौन होगा? क्या आपको लगता है ममता दीदी होंगी या फिर कांग्रेस होगी जो आज की कांग्रेस है? आप शरद पवार जी को छोड़ रहे हैं जी। आप इनकी केरल में भी अलग से कांग्रेस है, तो आप पता नहीं कहाँ का कितनी कांग्रेस के कहते हैं इस दिल के टुकड़े 1000 रुपए इधर गिरा कि उधर गिरा, तो पता नहीं कहाँ का एक वाईएसआर कांग्रेस है। तो वो इशू नहीं है, इशू है कि क्या इनके पास कोई ठोस मुद्दा है, कोई ठोस स्ट्रेटेजी है, कोई ठोस मैनिफेस्टो है कि हम इस मुद्दे के साथ हम लोगों के पास जाएंगे। मोदी जी 5 लाख का आयुष्मान भारत दे रहे हैं, हम 5 लाख को बढ़ाकर 20 लाख करेंगे, कुछ ऐसा कुछ और भी जो इनके मन में हो। या मोदी जी हर घर में शौचालय पहुंचा रहे हैं, मोदी जी ने जो बैंक खाते हर व्यक्ति के खुलवा दिए, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया पूरा कोरोना काल में, अभी भी दे रहे हैं। या मोदी जी ने लोगों के सिर पर छत दी। इसका कोई ऑप्शन नहीं है ना कि हमारे पास ये अच्छी और बेहतर पॉलिसी है। आज पूरी इकॉनमी वापस है, वी टर्न ले रही है। आप देखा आपने किस प्रकार इकॉनमी किस प्रकार ग्रो कर रही है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो क्या जब आएंगे तो ये 26/11 वाले दिन जब इनसे परमिशन मांगी जाएगी तो ये दुबक कर बैठ जाएंगे और उस जो एयरफोर्स का चीफ फोर्स को नहीं आपने कुछ नहीं करना, या मोदी जी की तरह आर्मी को खुला छूट देंगे कि जाकर आप सर्जिकल स्ट्राइक करें। तो इनकी रणनीति क्या है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इनके पास बेहतर प्रोग्राम क्या है, वो लेकर आएंगे तो जनता वोट देगी। अन्यथा ठीक है, ये अपना लड़े, अपनी अपनी बजाय जहां इनका मन करे वहां अपनी अपनी बजाय। पर किशोर जी तो कह चुके हैं कि भाई 40 सीटें तो हम आपकी महाराष्ट्र में ही कम कर देंगे, उसके बाद क्या बचा आपके पास?
देखेंगे क्या कितना कम होते हैं। अभी तो इनके मंत्री कितने कम होंगे देखने वाली बात यह है कि एक मंत्री गए हैं, अभी बाकी होगी लाइन पे हैं। देखते हैं इनके मंत्री कितने कम होंगे, और देखने वाली बात है। हाँ, मैं आ रहा हूँ किशोर जी, आ रहा हूँ। अपरूपा जी और सफल जी रुकिएगा, क्योंकि अभी जो है किशोर जी की बारी। थोड़ी किशोर जी, सवाल यह है कि नेता तो एक होना चाहिए ना, क्योंकि हम सब जानते हैं आज की तारीख में, देखिए कोई भी पार्टी हो, बिना नेता के, बिना एक ऐसे नेता के, करिश्माई नेता के, उसके बिना विपक्ष जो है, विपक्ष की एकता भी नहीं हो सकती। और शायद लोग जो है, लोगों को भी लगता है कि भाई मुकाबले में कौन है। अगर आपके पास मुकाबले में कौन नेता है, सवाल ये है, आपके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन लीड कौन करेगा, सवाल तो ये जनता पूछेगी ना। नहीं, ये इसकी चिंता मुझे तो आश्चर्य लग रहा कि आरपी सिंह कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि हमने इतना ही कहा था, सप्पल साहब अच्छे से सुने, कि यूपीए की पुनर्रचना हो जाए और विपक्ष में जो पार्टियां हैं, जैसे वाईएसआर है, डीएमके है, ये सब कुछ पार्टियां जो है जिनके करीबन 200 अभी सांसद है, तो ऐसे लोगों को बाहर रख के यूपीए तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी यूपीए बहुत छोटा हो गया है ना, तो यूपीए की पुनर्रचना ये समय की है। और वो यूपीए नाम न रहे, उसका दूसरा कोई नाम रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि शरद पवार जी या उद्धव जी यही आगे चल के ममता जी के साथ मिलकर बीजेपी को पर्याय देंगे। बीजेपी कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। उनके बादल साहब नाराज हो गए, ठाकरे जी नाराज हो गए, अब उनके पास 303 के कम होके 300 के अंदर आ गए, तो अब कुछ नहीं है, 277 है, 30-40 ही कम करना है। तो मुझे लगता है उनके हाथ से यूपी जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके तो चुनाव के नतीजे ऐसे आई है, तो 22 के बाद शायद ये कंफर्म हो जाएगा कि सब लोग अपने अपने मतभेद भूल के, विपक्ष के लोगों ने एक साझा रणनीति के साथ एक अच्छा सामाजिक न्याय का आर्थिक कार्यक्रम देकर आना मुझे याद नहीं, किशोर जी मुझे याद नहीं आ रहा है वो बिहार के विधानसभा चुनाव थे, कहाँ के, शिवसेना ने लड़ने का ऐलान किया था, शिवसेना लड़ी भी थी, और शिवसेना ने एक रिकॉर्ड बनाया था, मैं जनता को ये बता दूं, और वो रिकॉर्ड जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड था। देश में सबसे ज्यादा जमानतें अगर किसी पार्टी ने जब्त करवाई हैं एक ही स्टेट में, तो वो शिवसेना के नाम है। ये मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ये रिकॉर्ड जो है आपके नाम है। बहरहाल, लेकिन एक बात हाँ, एक मिनट, लेकिन मैं साथ साथ एक और चीज, आप किशोर जी, आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ममता जी का नाम लिया, आपने शरद पवार का नाम लिया, आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, और आपकी लिस्ट में भी कांग्रेस कहीं नहीं थी। यह इशारा आपने बखूबी कर दिया, आपकी लिस्ट में सोनिया गांधी नहीं थी, आपकी लिस्ट में राहुल गांधी नहीं थे, तो आप इशारा बहुत साफ कर रहे हैं, आपके मन में क्या वो जनता समझ रही है, बोलिए। नहीं, देखो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अस्तित्व को, और कांग्रेस ये मास बेस्ड पार्टी है, इसको कोई डिनाई करता है तो वो गलत है। और टकराव कांग्रेस से कर विपक्ष मजबूत भी नहीं हो सकता, और कांग्रेस ने भी कहीं बी पार्टी बोल के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन अब ऐसे जैसे पंजाब में हम लड़ ले जाके और बी पार्टी बन जाए, या गोवा में बन जाए, ये भी गलत है। तो वैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए रोड़े खड़े नहीं करना चाहिए। लेकिन आरपी सिंह साहब ने बहुत क्लेम किया। एक मिनट सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। मैं सप्पल साहब, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है, और मैं फिर कह रहा हूं, आपने अपनी मन की बात जो है ना, वो देश की जनता को बता दिया शिवसेना के मन में क्या है। सप्पल जी, आप राष्ट्रीय पार्टी हो सकते हैं, लेकिन आप क्षेत्रीय पार्टियों को अगर अड़ंगा लगाएंगे, जैसे आप समाजवादी पार्टी को आपको जीतने देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के पीछे आप वहां पर समाजवादी पार्टी को रोक रहे हैं, इसी तरह से बाकी पार्टियों को, लालू यादव जी को तो खुद कहना पड़ा था ना कि हम कांग्रेस को सीटें क्यों देते, जमानत जब्त कराने के लिए। तो ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। आपको अगर नेतृत्व करना है तो फिर जो छोटी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका अस्तित्व आपको स्वीकारना पड़ेगा, जहां वो बड़ी पार्टी हैं उनके पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा। बड़ा साफ साफ शब्दों में जो है किशोर तिवारी जी ने कहा। ये बात सच है कि जहां पे क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस उनका सम्मान भी करती है, उनके साथ काम भी करती है, लेकिन इसके बावजूद एक सच और भी है कि इस देश में 210 सीट ऐसी है जहां क्षेत्रीय दल हैं ही नहीं, क्योंकि यूपी और नहीं है,
और उनमें सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। ये सभी क्षेत्रीय दल भी इस बात का सम्मान करते हैं। ये तो अभी जो नई धारा पिछले 2 महीने से तृणमूल की आई है और क्यों आई है वो जनता भी सोच रही है, उसको आप अलग रखें। लेकिन जितने भी क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस का इस बात के लिए सम्मान करते हैं कि 210 सीट पे कांग्रेस ही चुनौती देगी बीजेपी को। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मजबूत है। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक मिनट, हाँ सप्पल जी, एक मिनट, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अपूर्वा जी जो कहा, आरपी से जो सप्पल जी ने कहा, उसमें कोई दो राय नहीं। 200 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस अकेली वहां बीजेपी को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस दे सकती है। और जिन 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है वहां पर आप लोग कहीं नहीं है, आप लोग कहीं नहीं है, फिर भी आपको लगता है, ममता जी को लगता है कि वो कांग्रेस का विकल्प बन जाएंगी, तो संभव ही नहीं लगता ना। देखिए, हम लोग त्रिपुरा में 3 महीना से अपना टाइम दिए, हमारे पार्टी 3 महीना से वहां पर थे और हमारे सभी कार्यकर्ता वहां पर बहुत मेहनत किए। आप सोचिए 3 महीना में 25% वोट, कहाँ गया कांग्रेस का वोट त्रिपुरा में? देखिए, कांग्रेस कहीं पर जो है ना वो रिवाइव करने में उनको और टाइम लगेगा, क्योंकि जो है ना इन लोगों को अभी देश का जो सही में मुद्दे हैं, ये प्राइस राइज हो गए हैं, जो फार्म बिल पे, आज बताइए ना, ये जो इश्यूज है, जो बर्निंग इश्यूज है, जो पब्लिक के हैं, ये सब चीज के लिए जमीन पर ये लोग लड़ते नहीं है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को देखिए, आज गोवा में वो अपना अच्छा जगह बना रहे हैं। कार्यकर्ता वहां पर एकदम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एकदम ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो पब्लिक की डे टू डे नीड है, ये चीज देखिए, देश तो चल जाएगा, लेकिन जो पब्लिक के प्रॉब्लम्स है इसको आइडेंटिफाई करके, इसको जनता का आवाज को हम लोगों का आवाज बना के पार्लियामेंट में बोलिए, विधानसभा में बोलिए, हम लोग कहेंगे। तो ये जो है, आज जो इतने बड़े बड़े बात कह रहे हैं सप्पल जी, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, क्यों गोवा ये लोग पकड़ के नहीं रख पाए, क्यों मध्य प्रदेश में 6 महीना के अंदर, ठीक है, कोरोना, अरे बीजेपी ने गिराया भाई, इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने खरीदा, बीजेपी ने खरीदा। अरे पोद्दार साहब, अपूर्वा जी इस पे मैं जवाब दे दूं आपका? हाँ बोलिए फिर मैं, हाँ जी अपूर्वा जी प्लीज ममता जी के, अपूर्वा जी प्लीज ममता जी के आज से 7-8 महीने पहले के बयान पढ़ लीजिए, जब आपके बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी खरीद के ले जा रही थी। आज आप जीते तो आप उन बयानों से, उन परिस्थिति से मुकर मत जाइए, आपने भी इसको भुगता है। और आने वाले चुनाव में देखिएगा कांग्रेस दोबारा जीतेगी मध्य प्रदेश में, जैसे आप जीत के वहां पे। बीजेपी को तो उसका जवाब अलग देंगे, लेकिन जितनी तोड़फोड़ बीजेपी ने आपके यहाँ की थी इस साल, जितनी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में ठीक है, एक एक करके मेरी बात पूरी होनी चाहिए। बोलिए। इस तरह से ममता बनर्जी के बयान आते थे बीजेपी के अगेंस्ट, की बीजेपी कैसे खरीद रही है उनके एमएलए को, उनके बड़े बड़े नेताओं को, वो आपको नहीं भूलना चाहिए। और ममता जी को भी वो बयान नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी पार्टी के एमएलए तोड़ने के लिए, खरीदने के लिए नहीं निकलना चाहिए। सर, हम अधीर रंजन चौधरी जी का चली है, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान क्यों भूल जाए सप्पल जी? अधीर रंजन चौधरी तो ये कह रहे हैं कि ममता जी बंगाल को लूट रही हैं और लूट करके जो पैसा लेकर आई हैं उसी से वो दिल्ली में राजनीतिक शॉपिंग कर रही हैं, कांग्रेस के नेताओं को खरीद रही हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी का बयान है ये कि वो शॉपिंग कर रही है ममता जी दिल्ली में और बंगाल को लूट करके पैसा लाई है, फिर हम उनका बयान क्यों भूल जाए? आपको अधीर रंजन जी के साथ बहुत प्रेम है। अरे क्यों नहीं होगा आपको? सर, आपको प्रेम नहीं है, आपको प्रेम नहीं है अधीर रंजन चौधरी जी से, लेकिन मुझे प्रेम है। बोलिए। जवाब रह गया था मेरी बात में। बोलिए। जब पहले भी आपने बोला कि अधीर रंजन जी वहां पे अलायंस करना चाहते थे, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब ये बंगाल चुनाव हुआ तो अधीर रंजन जी की सलाह पे ही वहां पे अलायंस सीपीएम के साथ होके, लेफ्ट के साथ होके कांग्रेस से लड़ा था। वो कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, और वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है बंगाल, और बंगाल जिस तरह से वो फाइट करते रहे हैं तृणमूल के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी, वो किसी को कहने की जरूरत नहीं। आपने पहले ये पोर्ट्रे करने की कोशिश जरूर की थी कि कांग्रेस अधीर रंजन जी की बात नहीं सुन रही थी, इसलिए मैंने बोला कि आपको बहुत पसंद है। नहीं, मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि और देश को भी होना चाहिए कई चीजों के लिए, क्योंकि जब बंगाल में हिंसा हो रही थी ना, और सर आपको तो मालूम होगा मेरे से ज्यादा, एनएसयूआई के ऑफिशियल हैंडल से एनएसयूआई के लोगों पर, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर जो है हमले हो रहे थे वहां पर।
अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ये चुनाव नतीजा आने के बाद है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मुद्दे पर चूं नहीं बोली। तो फिर साफ लगता है अधीर रंजन चौधरी जी को किस चीज का हक मिला, वो आपके अपना मामला है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी की स्थिति क्या है वो हम सबको पता है। हाँ, लेकिन मैं उनके बयान पर आ जाता हूँ, लेकिन मैं उनके बयान पर आ जाता हूँ ना, ले निकाल लो। मैं उनके बयान पर आ जाता हूँ। वो कह रहे हैं ममता जी शॉपिंग कर रही हैं, वो ममता जी राजनीतिक खरीदारी कर रही हैं। अपरूपा जी, फिर मैं आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। अपरूपा जी, मोदी जी से लड़ेंगे, ये शोभा देते हैं, राजनीतिक में सब सेवा करके आते हैं, कोई शॉपिंग करने या कुछ खरीदने के लिए नहीं आते। और जो एक तो बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक दल कोई भी नेता बदलते हैं कोई आइडियोलॉजीज के डिफरेंस की वजह से, जहां पर लगता है कि नहीं वहां पर अपनी बात करने का जगह ही नहीं मिल रहा है, सांस लेने का ये नहीं मिल रहा है। आज देखिए कांग्रेस के भी नेताओं में डिफरेंट बात आते रहते हैं, होता है कि नहीं, क्योंकि सप्पल जी कुछ कह रहे हैं, अधीर रंजन जी कुछ कह रहे हैं, और अधीर रंजन जी का शुरू से ही ये हमेशा इस तरह का बयान रहा है, क्योंकि उनको जो है वो किस तरह मुर्शिदाबाद गौरव अपना सीट जीते हैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, या बंगाल में सब कोई जानते हैं। अब 2024 आने दीजिए, अधीर रंजन जी किसके पास शॉपिंग करने जाते हैं और क्या करते जाते हैं, ये बीच देखेंगे और आप भी देखेंगे। ठीक है। एक मिनट मैं किशोर जी और जो है आरपी सिंह जी के पास भी जाना चाहूंगा। आरपी सिंह जी, कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक जो लड़ाई है, ये अभी एक समय है, क्योंकि अभी 2024 दूर है, आप कह रहे हैं ना 2024 की लड़ाई है, लेकिन ये 2024 की लड़ाई जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं, कांग्रेस में या विपक्ष में इस तरह की बातें होती रहती हैं, इस तरह के मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना होता है तो कई बार समझौते भी हो जाते हैं, कई बार इस तरह की चीजें होती है। आरएलडी और जो है समाजवादी पार्टी के बीच जिस तरह का समझौता उत्तर प्रदेश में हुआ वो देखा हमने, तो ठीक है, लेकिन ये देर सवेर इस तरह के समझौते होंगे और आपको चुनौती तो मिलेगी। उसमें क्या दिक्कत है कि अभी आज शायद थोड़ा कंफर्टेबल आप हो सकते हैं इनकी लड़ाई देखकर, लेकिन ये लड़ाई शायद बहुत ज्यादा दिन ना चले, ये भी तो एक आशंका लगती है। अशोक जी, आपने अभी बयान बताया अधीर रंजन जी का कि ममता बनर्जी बंगाल के करप्शन के पैसे से शॉपिंग करी, कोई शक नहीं है। कोयले की दलाली में सबके कई लोगों के मुंह काले हो रहे हैं, वहां पर दिख रहा है कैसे किस का क्या क्या मामला आपकी जानकारी में है। परंतु जो असली विषय है कि ये सबके सब मैं वापस आ रहा हूं, इनके पास अल्टरनेटिव प्रोग्राम क्या है? क्या अल्टरनेटिव कोई प्रोग्राम है देश की इकोनॉमी के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश में सड़कों का नेटवर्क हो अच्छा, देश में हर घर में नलके का पानी जाए, इसके लिए मैंने बहन टोका नहीं, अच्छा टोका नहीं आपको, मैंने बहन आपको आ जाता हूं अपरूपा जी, एक मिनट अपरूपा जी आ जाता हूं मैं, आपके अच्छा नहीं लगता। अपरूपा जी आ जाता हूं मैं, एक मिनट रुकिए। अच्छा मैं टोक सकता था, क्यों अपरूपा जी एक मिनट रुक जाइए। अपरूपा जी आपसे निवेदन, रुक जाइए अपरूपा जी, अरे अपरूपा जी रुक जाइए। नहीं, बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को मैंडेट दिया 213। अरे बाबा, बंगाल की जनता ने दिया, हमने तो आपको कई बार बधाई दी, लेकिन आप बंगाल कब तक करते रहेंगे? अभी आगे 5 चुनाव हैं, ममता जी कहीं नहीं है, अगले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अपरूपा जी, ममता जी कहीं नहीं है। आप उछल कूद कर सकते हैं, नेता तोड़ सकते हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में कहीं नहीं है टीएमसी। इस सच को भी स्वीकारिए और थोड़ा सा शांत रहिए। अपरूपा जी प्लीज थोड़ा शांत रहिए, दूसरों को बोलने, मैंने आपको बहुत समय दिया अपरूपा जी, मैं आपको पूरा समय सबको देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन किसी के बात में ना बोले। एक मिनट रुकिए अपरूपा जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सांसद हैं, मैं जान रहा हूं आजकल संसद में एक अलग तरह की व्यवस्था बन गई है कि वहां पर जो है मैं जान रहा हूं आजकल सांसदों को एक अलग तरह की वो हो गई कि हम सांसद है तो हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता, लेकिन कम से कम डिबेट में थोड़ा सा वक्त आरपी सिंह जी को भी दे दीजिए। अभी वो सांसद नहीं है, कल को सांसद हो भी सकते हैं। बोलिए सिंह साहब। आरपी सिंह का भाषण, अरे बाबा, आपका भाषण दूसरे का भाषण जो है राशन, ये कैसे चलेगा? सुनिए, अरे अपरूपा जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए आरपी सिंह जी। वो गले घोटने वाला काम पार्लियामेंट में करो ना, अशोक जी की डिबेट में क्यों करो? गला पार्लियामेंट में घोटा करो जिनका घोटते हो आप, यहाँ मत घोटो। चलिए कोई बात नहीं। असली विषय ये है जो मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई प्रोग्राम है, कोई एजेंडा है। मैंने अभी आपको
इकोनॉमिक प्रोग्राम बता रहा हूँ, सोशल प्रोग्राम बता रहा हूँ, उस पर कुछ है क्या? देश कैसे आत्मनिर्भर बने उसकी और लगातार चिंता हो रही है। देश कैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ मुंह तोड़ जवाब दे सकता है उसके ऊपर काम होता है लगातार। देश में किस प्रकार से नौजवानों को आके नए नए आयामों के द्वारा काम करने के रास्ते मिले उसके ऊपर काम हो रहा है। देश आईटी के मामले, टेक्नोलॉजी के मामले कैसे बढ़े उसके ऊपर काम हो रहा है। एक सफल साहब इनके पास क्या एजेंडा है? कोई एजेंडा तो कोई नहीं है। इतना है कि सुबह उठकर ट्वीट करना और पार्लियामेंट में गला दबाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है किशोर जी एक मिनट, अपूर्वा जी, मैं सफल जी आ रहा हूं। किशोर जी जल्दी से एक बात, किशोर जी मैं फिर दोबारा इस बात पर आ रहा हूं। जब विपक्षी एकता की बात होती है, आपने अभी कहा कि कांग्रेस भी, बाकी पार्टी भी, आपने टीएमसी की भी बात कर दी। जब विपक्षी एकता की बात आती है तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज की, नीतियों की बात कहीं तो आएगी ना। अभी मैं जो कांग्रेस के और आपके जो सांसद निलंबित हुए हैं उसी में देख लीजिए, कांग्रेस कहती है कि जब माफी मांगने की बात है, कांग्रेस कहती है कि भाई हम कोई वीर सावरकर थोड़ी है जो माफी मांग लेंगे, और आपके सांसद कहते हैं हम तो वीर सावरकर की संतान है, हम कैसे माफी मांग लें। तो सवाल यही है कि वीर सावरकर जैसे मुद्दे पर भी आप लोगों के वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के मुद्दे पर भी, तो फिर बाकी आप कैसे एक छतरी के नीचे जो आगे चलेंगे, 2024 की लड़ाई लड़ेंगे? अभी तो ठीक है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार चलानी है, पर जब आप राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे होंगे ना। नहीं, ये देखो, कांग्रेस को इस मुद्दों से बाज आना चाहिए। ये देखो, महाराष्ट्र के लिए वीर सावरकर बहुत सेंसिटिव चीज है, और उन्होंने माफी नहीं मांगी। अब उनकी मौत होके भी 58 साल हो गए, और संदर्भ क्या है जो आरपी सिंह बोल रहे वही संदर्भ है। गरीबी हटाने के लिए, किसानों के भलाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, बैंकों को किसानों के या बैंकों में बेरोजगारों के दरवाजे पे ले जाने के लिए, अगर मोदी जी के एनडीए 1 और एनडीए 2 का कारोबार ठीक था तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2024 में लोग उनको फिर से चुनेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां भारत में अभी आ रही है, जिस प्रकार के आर्थिक विवंचना से लोग गुजर रहे हैं, जिस प्रकार की महंगाई आए, तो अभी और उनको 3 साल बाकी है। कम से कम वो किसान की आमदनी दुगने करने की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, मुद्रा में कर्जा देने की बात थी। आरपी सिंह जी, हालात उतने अच्छे नहीं जितने तुम दावे ठोक के बोल रहे हैं। सर, 30 हमारी नीतियां बहुत अच्छी रही। ठीक है, 30 सेकंड सप्पल जी और अपूर्वा जी, फिर सर एक मिनट जल्दी से, सर एक आरपी सिंह जी ने, एक मिनट, मैं आपको आखिरी मौका, आरपी सिंह जी आखिरी में आपके पास आऊंगा, 1 मिनट जल्दी से। सप्पल जी 30 सेकंड, अपूर्वा जी 30 सेकंड। आपने बड़ी फेरिस्त गिना दी, लेकिन शायद वो सब पुरानी बातें हो गई। इस साल का जो डेटा है, आपको बता दूं, आपके विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जताई थी, सरकार नीति ठीक करे, चाइना में सारा पैसा जा रहा है। $90 बिलियन का ट्रेड 10 महीने में आपने किया है। 70 बिलियन चाइना का हिस्सा है, 70 बिलियन आपका, 20 बिलियन है भारत का। ठीक है अपूर्वा जी, आपके आखिरी, मेक इन इंडिया जो आप शुरू किए थे ना कि 17% से 25% मैन्युफैक्चरिंग को ले जाएंगे। ठीक है अपूर्वा जी जल्दी से आपका कमेंट। आपको लगता है कि ममता दीदी के पास ऐसी पॉलिसीज हैं कि वो एक विकल्प पेश कर सके? जल्दी से। आरपी सिंह जी लोग तो देश के जनता को कम बताते हैं, ज्यादा डिबेट में चिल्ला चिल्ली करते हैं। लेकिन एक बात बता दीजिए आरपी सिंह जी, हम आपका बात मान जाएंगे कि 14 करोड़ नौकरी क्या नौजवान को मिला है? क्या बेरोजगारी हटा है? ठीक है, जीडीपी रेट इंडिया का क्या है ये भी नेशनल टेलीविजन पे आप बता दीजिए, और काले धन वापस आया है कि नहीं, कितने आए हैं? चलिए ठीक है आरपी सिंह जी, 30 सेकंड आपके, और उसके बाद मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। आरपी सिंह जी बोलिए, नीतियों की लड़ाई होगी कि नेता की लड़ाई होगी 2024, जिसको लेकर अभी सब बात तो नीतियों की है। और मैं चाहूंगा बहन, आप सांसद है, अखबार पढ़ा करिए, आज के सुबह का अखबार पढ़ लेते तो आप मुझसे जीडीपी के बारे में नहीं पूछते। खैर, हर पार्टी के अपने सांसद का अपना तरीका है पैमाने नापने का और जानकारियां लेने का। परंतु एक बात मैं आज कह रहा हूं, ना इनके पास एक नेता है, ना कोई नीतियां हैं देश को आगे ले जाने की। ठीक है, चलिए, नेता और नीतियों की लड़ाई तो होती है चुनाव में, लेकिन अभी जो है अगर कुल मिलाकर देखें तो यूपीए में विपक्ष में नेता और नीतियों के मामले में जो है लगातार गड़बड़ स्थिति दिख रही है, कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है। ममता दीदी तो खुले तौर पर, टीएमसी खुले तौर पर जो है वो कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं, और अभी ये लड़ाई और बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस लड़ाई पर हमारी भी नजर रहेगी और इस पर हम चर्चा भी लगातार करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 टूक में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।